सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। हमारी CCSU MSU की बीएड सेकेंड ईयर की क्लासेस चल रही हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है पर्यावरण शिक्षा। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ऊर्जा संसाधन, एनर्जी रिसोर्सेज। तब इनका क्या अर्थ होता है, इनकी प्राप्ति के कौन कौन से स्रोत होते हैं, परंपरागत व गैर परंपरागत स्रोत कौन कौन से होते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन है, लॉन्ग में आ जाता है और ये लॉन्ग में पूछ लिया जाता है। ऊर्जा संसाधनों को बताइए और ऊर्जा प्राप्ति के स्रोतों को वर्णित कीजिए, इस तरह से लॉन्ग में आ जाता है। तब ऊर्जा संसाधन, एनर्जी रिसोर्सेज। देखो, कोई भी ऐसा तत्व पदार्थ जो हमें ऊर्जा प्रदान करे उसे हम ऊर्जा संसाधन कहते हैं। चाहे कोयला हो, हमारा तेल हो, इसके अलावा हमारा न्यूक्लियर प्लांट हो, नेचुरल गैस हो, जो प्राकृतिक गैस होती है, सूर्य हो, हमारा जल हो या भूमि हो, कोई भी ऐसा तत्व या पदार्थ जो हमें ऊर्जा प्रदान करे किसी भी माध्यम में, उस पदार्थ को हम ऊर्जा संसाधन कहते हैं। इतना से ही आसान है। तो ऊर्जा संसाधन क्या है? ऊर्जा प्राप्ति के हमारे सोर्स होते हैं जिनके द्वारा हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अब इसके बारे में आपको थोड़ा सा लिखना होगा यहाँ पर, ऊर्जा संसाधन क्या होता है। ऊर्जा संसाधनों को हम उन सामग्रियों या तत्वों के रूप में वर्णित करते हैं जिनका उपयोग ऊर्जा के उत्पादन के लिए किया जाता है। जैसे हमारा कोयला, तेल, लकड़ी, सूर्य, पवन, जल आदि, इन सब के द्वारा हम किसी न किसी माध्यम के द्वारा ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। तो ये क्या हुए? हमारे ऊर्जा संसाधन हुए। ऊर्जा क्या होती है? कार्य करने या प्रभाव उत्पन्न करने की क्षमता होती है जो विभिन्न रूपों में मौजूद होती है। ऊर्जा के बारे में अगर कोई आपसे पूछे कि ऊर्जा की क्या परिभाषा है, तो ऊर्जा एक ऐसी क्षमता है जो कार्य करने के लिए प्रेरित करती है या प्रभाव पैदा करती है, जिससे कोई चीज़ कुछ क्रिया करती है। तो ऊर्जा कार्य करने या प्रभाव उत्पन्न करने की क्षमता होती है। ऊर्जा विभिन्न रूपों में मौजूद होती है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, जीवाश्म ऊर्जा आदि। ऊर्जा जीवन के संचार के लिए अति आवश्यक होती है। ब्रह्मांड में हर चीज़ के पीछे ऊर्जा शक्ति ही प्रेरक है। हमारे घरों और वाहनों को बिजली देने से लेकर पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने तक ऊर्जा ही हमारे जीवन को नियंत्रित करती है। जो हमारा सूर्य है वो पृथ्वी पर ऊर्जा भेजता है और उसी से हमारा पृथ्वी पर जीवन चक्र चलता है। तो ऊर्जा हमारे जीवन का आधार होती है। हम अपने विभिन्न दैनिक कार्यों के लिए ऊर्जा पर निर्भर रहते हैं। ऊर्जा पृथ्वी पर सभी प्राणियों और वस्तुओं के अस्तित्व को बनाए रखने में सहायक होती है। इसी के साथ ही जीवों की प्रगति व वृद्धि भी ऊर्जा पर ही निर्भर होती है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि ऊर्जा के अभाव में कुछ भी संभव नहीं है। तो पृथ्वी पर जो ऊर्जा का मेन स्रोत होता है वो कौन होता है? सूर्य होता है। ये बात भी आप लिख सकते हैं। अब ऊर्जा प्राप्ति के विभिन्न स्रोतों की बात कर लेते हैं, या फिर ऊर्जा के विभिन्न संसाधन कौन से होते हैं। तो दोनों तरह से आपके क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। तो ऊर्जा प्राप्ति के जो स्रोत होते हैं उन्हें दो भागों में बांटा जाता है, परंपरागत स्रोत, गैर परंपरागत स्रोत। अब परंपरागत स्रोतों की बात कर लेते हैं। परंपरागत स्रोत तो वे स्रोत होते हैं जिनका प्रयोग हम प्राचीन टाइम से करते आ रहे हैं, जिन्हें हम भूमि से खोद कर निकालते हैं। कुछ ऐसे तत्व हैं, कुछ हमें भूमि पर मिल जाते हैं। कोई भी ऐसा तत्व है जिसे हम डायरेक्ट जला सकते हैं, डायरेक्ट जलाकर ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, और प्राचीन समय से उसका उपयोग हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं, तो हमारे ऊर्जा का परंपरागत स्रोत होता है। जैसे कोयला, तेल, गैस, लकड़ी, तो ये क्या है? इनका उपयोग हम पहले से करते आ रहे हैं और डायरेक्ट इनमें आग लगाकर अपना यूज हम कर सकते हैं। ये परंपरागत स्रोत हैं और ये एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। इनकी कुछ पहचान है, एक दिन नष्ट हो जाएंगे। अगर हम इनका ज़्यादा प्रयोग करते रहेंगे तो एक दिन जाकर नष्ट हो सकते हैं। तो अब परंपरागत स्रोतों के बारे में पढ़ लेते हैं। ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों में जीवाश्म ईंधन आते हैं। देखो, जीवाश्म ईंधन में होते हैं जो जीवों के अंश से बने हुए हैं। जीव मर जाते हैं, भूमि में दब जाते हैं, तो उनका जो अंश बच जाता है, उनसे जो ईंधन बने हैं वे हमारे जीवाश्म ईंधन होते हैं। ऊर्जा प्राप्ति के लिए इन ईंधनों का प्रयोग प्राचीन समय से होता रहा है। इन ईंधनों को हम सीधा जलाकर ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। ये ईंधन ऊर्जा प्राप्ति के आसानी से प्राप्त होने वाले स्रोत हैं, लेकिन इनके दहन से बहुत सी हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होता है जो जलवायु के परिवर्तन में योगदान देता है। अधिकांश ऊर्जा के परंपरागत स्रोत अनवीकरणीय है, मतलब ये एक बार ऊर्जा देकर समाप्त हो जाते हैं। जैसे हमारा कोयला है, एक बार हमने आग लगाई, जला, खत्म। लकड़ी है, एक बार आग जलाई, जला, खत्म। तेल है, एक बार आग जलाई, जला, खत्म। तो खत्म हो गया तो खत्म हो गया, दूसरा हमें लाना पड़ेगा, उसी से दोबारा ऊर्जा नहीं प्राप्त कर सकते। तो ये अनवीकरणीय होते हैं, एक बार ऊर्जा देकर समाप्त हो जाते हैं। इनके पुनर्निर्माण में कई वर्ष लग जाते हैं। परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के अत्यधिक उपयोग से इनके समाप्त होने का खतरा रहता है। तो कुछ उदाहरण ही है। तो देखो, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कौन से होते हैं? जो जिन्हें हम डायरेक्ट जलाकर ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं और प्राचीन टाइम से हमारे पूर्वज उनको यूज करते आ रहे हैं। भूमि से खोद कर निकालते हैं ज़्यादातर को हम इन्हें। जीवाश्म ईंधन होते हैं, ये हमारे जीवों का अंश जो बच जाता है उससे बनते हैं। तो इनकी कुछ पहचान है। अब बात कर लेते हैं इनके, एक एक करके एक एक इन्हें पढ़ लेते हैं क्योंकि ये लॉन्ग में आता है।
तो लॉन्ग में आ जाता है ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों को वर्णित कीजिए, तो आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखना होगा। शॉर्ट में आता है तो इतने से ही आपका काम चल जाता है, लेकिन लॉन्ग में आपको इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना होगा। कोयला क्या होता है, पेट्रोलियम क्या होता है, उसे हम एक्सप्लेन कर देंगे, हमारा लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। तो ऊर्जा प्राप्ति का एक प्राचीन व प्रभावी तरीका है हमारा कोयला। यह मुख्यतः हाइड्रोकार्बन्स द्वारा निर्मित एक ठोस शिला है जिसे ऊष्मा व प्रकाश की आपूर्ति हेतु ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह औद्योगिक ईंधन के साथ साथ विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चे माल का भी कार्य करता है, जो कोयला होता है। भारत में इतने कोयले के भंडार हैं, लगभग इतने हैं, और 2005 से 6 के बीच हमारा कोयले का जो वार्षिक उत्पादन है वह इतना पहुंच गया था, 343 मिलियन टन तक पहुंच गया है। कोयला उत्पादित करने में भारत का चौथा स्थान आता है, और कोयला भारत में मुख्यतः बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। तो एक बार पढ़ लेना, जो चीज़ आपको याद रह जाए वो पेपर में लिख देना। नेक्स्ट है हमारा पेट्रोलियम, जिसे हम खनिज तेल बोलते हैं। पेट्रोलियम, देखो भूमि से हमें जो तेल मिलता है वो कच्चा तेल होता है, पेट्रोलियम बोलते हैं उसे, खनिज तेल बोलते हैं, कच्चा तेल बोलते हैं। उसी से हमारा पेट्रोल निकलता है, उसी से हम रिफाइन करके डीजल निकालते हैं, उसी से मिट्टी का तेल निकालते हैं, उसी से हमारा ग्रीस निकलता है। तो उसी हम रिफाइन करते रहते हैं और एक एक चीज़ निकालते रहते हैं। उसमें कई चीज़ों का मिश्रण होता है, हाइड्रोकार्बन्स का मिश्रण होता है पेट्रोलियम हमारा। जमीन से निकलने वाला कच्चा तेल भी ऊर्जा प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। वर्तमान समय में हम इसी के द्वारा विभिन्न उपकरणों को चलाते हैं। यह हाइड्रोकार्बन्स का मिश्रण होता है, इसे तरल सोना कहा जाता है। तेल का मुख्य उपयोग विभिन्न विमानों, ऑटोमोबाइल्स, ट्रेनों, जहाजों आदि में किया जाता है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल खपत करने वाला देश है। 2018 में भारत में कच्चे माल का अनुमानित भंडार 595 मिलियन टन था, लेकिन फिर भी भारत को तेल का जो खपत का अधिकतम हिस्सा है भारत आयात ही करता है, दूसरे देश से ज़्यादातर तेल भारत लेता है। नेक्स्ट है हमारा प्राकृतिक गैस। जो हमारा तेल की खानें होती है ना, वहीं पर हमें नेचुरल गैस भी मिल जाती है। इसी से हम अपनी जो दूसरी गैसें होती हैं उनका निर्माण करते हैं। तो प्राकृतिक गैस भी हमारा जो जीवाश्म ईंधन के रूप में ऊर्जा प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण साधन है। यह मीथेन, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटेन और हाइड्रोजन सल्फाइड का मिश्रण होती है। यह भी भूमि से ही निकाली जाती है। आमतौर पर प्राकृतिक गैस का भंडार तेल के भंडार के पास ही होता है। प्राकृतिक गैस का उपयोग उद्योगों में, मशीनों को चलाने, विद्युत उत्पादन में, रासायनिक उर्वरकों निर्माण में किया जाता है। इसके दहन की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का कम उत्सर्जन होने के कारण प्राकृतिक गैस को पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है। इसलिए प्राकृतिक गैस को वर्तमान शताब्दी का ईंधन कहा जाता है। इसका परिवहन पाइपलाइन के द्वारा कम समय में, कम लागत में लंबी दूरी तक किया जा सकता है। तो इसे अगर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना है तो पाइपलाइन के द्वारा हम प्राकृतिक गैस को ले जा सकते हैं। एक अनुमान के मुताबिक भारत में 450 अरब घन मीटर प्राकृतिक गैस के भंडार हैं। ईरान भारत को प्राकृतिक गैस देने वाला सबसे बड़ा निर्यातक देश है। प्राकृतिक गैस से वायु प्रदूषण कम होता है। तो इसके बारे में कुछ चीज़ें हैं। नेक्स्ट है हमारा लकड़ी। ग्रामीण लोगों द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए ईंधन की लकड़ी का अधिकतम प्रयोग किया जाता है। उनके जीवन में खाना पकाने, आग तापने, प्रकाश करने आदि में लकड़ी का अहम योगदान होता है। ग्रामीण लोग प्राकृतिक वनों से लकड़ी इकट्ठा करते हैं और इससे अपनी उसकी ऊर्जा प्राप्ति, ऊर्जा की उनकी जो कमी है उसको पूर्ण करते हैं। इसी के लिए आजकल वनों की कटाई भी ज़्यादा होने लगी है। इस संसाधन के दान से हवा में जहरीली गैसों का उत्सर्जन होता है। इसलिए आजकल लोग ईंधन की लकड़ी के विकल्प के रूप में कोयला और बायोगैस का उपयोग कर रहे हैं। दूसरा है हमारा गैर परंपरागत स्रोत। एक तो थे परंपरागत स्रोत जो भूमि पर ऐसे ही उपलब्ध होते हैं, उनको डायरेक्ट जलाकर हम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, जैसे लकड़ी, कोयला, तेल, गैस वगैरह। लेकिन एक होते हैं गैर परंपरागत स्रोत, जिनको हमने अपनी बुद्धि से ऊर्जा के रूप में प्रयोग करना शुरू किया है। कुछ चीज़ों को हमने दिमाग लगाया कि परंपरागत स्रोतों के अलावा भी हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। तो जो नवीन रिसर्च वगैरह के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा के स्रोत हमें मिले हैं, वे हमारे गैर परंपरागत स्रोत होते हैं। जैसे जल, वायु, सौर, बायोगैस, भूताप ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। अब जल के द्वारा हम अपना जो वो होता है जनरेटर, उसको घुमाते हैं और हमें बिजली मिल जाती है। अब इसमें न तो हमें कोई देखो डायरेक्ट हम कुछ जला रहे हैं, जैसे हमारा परंपरागत स्रोत थे उसमें डायरेक्ट जलाकर ऊर्जा प्राप्त करते थे, लेकिन इसमें कुछ जला भी नहीं रहे। सौर ऊर्जा में भी हम सोलर सेल के द्वारा डायरेक्ट अपना बिजली बना लेते हैं। इसमें भी ज़्यादातर हम इससे बिजली बनाते हैं। इस गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से डायरेक्ट हम बिजली बना लेते हैं और बिजली का प्रयोग हम अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग कार्यों में करते रहते हैं। तो ये स्रोत कौन से होते हैं? ऊर्जा प्राप्ति के नवीन स्रोत होते हैं। विभिन्न रिसर्च वगैरह के द्वारा हमने इनकी खोज की है, इनको ऊर्जा में परिवर्तित किया है। तो ये सारे हमारे नवीन होते हैं। इन्हें ये रिसाइकल होते रहते हैं। मतलब ऐसा नहीं है जल के द्वारा आपने 10 दिन तक ऊर्जा ली, जल खत्म हो गया, ऊर्जा लेनी बंद हो गई। जल से आप ऊर्जा कभी तक ले सकते हैं। सूर्य के द्वारा आप ऊर्जा कभी तक ले सकते हैं।
आज सूर्य निकला छिप गया, तो ऐसा नहीं है कि कल हम ऊर्जा नहीं ले पाएंगे, कल भी सूर्य निकलेगा, कल भी छिपेगा, कल भी पूरा दिन हमें ऊर्जा मिलेगी। जैसे हमारा परंपरागत स्रोतों में था कोयला है, ये आग लगाई कोयला खत्म, नष्ट, टाटा बाय बाय, तो हमें दूसरा कोयला लाना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है, इसमें ये नवीनकरणीय स्रोत है, मतलब हम इससे बार बार ऊर्जा ले सकते हैं, लगातार ऊर्जा ले सकते हैं। तो ये हल्की सी आपको इसमें पहचान रखनी होगी, परंपरागत स्रोत कौन से होते हैं, गैर परंपरागत स्रोत कौन से होते हैं। ऊर्जा प्राप्ति के पारंपरिक स्रोतों की मात्रा सीमित है, वे एक दिन समाप्त हो जाएंगे। इसके अलावा भी इन स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त करने में बहुत अधिक प्रदूषण होता है। इसके लिए हमें ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों को तलाशने की आवश्यकता है। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों में ऐसे स्रोत उपलब्ध होते हैं या ऐसे स्रोत शामिल होते हैं जिनसे लंबे समय तक ऊर्जा की प्राप्ति संभव होती है। इनके उपयोग से प्रदूषण भी नहीं होता और इन स्रोतों के द्वारा ऊर्जा प्राप्त हम अधिकांश समय तक ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। और अधिकतर हम क्या करते हैं, उस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, जिसे तार के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं। अब एक एक करके इनके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहला तो जल ऊर्जा होती है। नदी चल रही है, नदी पर हम बांध बनाते हैं, बांध बनाकर नदी का जल रोक लेते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा सा जल करके हम एक स्थान पर भेजते हैं और वहाँ पर अपना जनरेटर घुमाते हैं। जैसे जनरेटर घूमता हमारी बिजली बनती है और बिजली को हम दूसरे क्षेत्रों में भेज देते हैं। तो हम टरबाइन मतलब जनरेटर को घुमाकर जल के द्वारा ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं, ये हमारा जल ऊर्जा होती है, हाइड्रो पावर। नेक्स्ट है सौर ऊर्जा। देखो सूर्य से हम किसी प्रकार ऊर्जा प्राप्त करते हैं, वो सौर ऊर्जा ही होती है। अगर हम कोई ऐसी कढ़ाई रख देते हैं और कोई एक लेंस या लगा देते हैं दर्पण, जिसका सारा फोकस इस कढ़ाई पर हो, तो थोड़े टाइम बाद इस कढ़ाई में रखा हुआ खाना भी पकने लगेगा। तो ये भी एक तरह से सौर ऊर्जा ही है। लेकिन आजकल हम सौर ऊर्जा के रूप में क्या करते हैं, सोलर प्लेट लगा देते हैं, सूर्य की किरणें इन पर पड़ती हैं, विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है, जिससे हम अलग अलग उपकरणों को चलाते हैं। तो ये हमारी सोलर ऊर्जा एनर्जी होती है। नेक्स्ट है हमारी पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा में क्या होता है, कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पर पवन का वेग बहुत तीव्र होता है, कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर पवन ज़्यादातर चलती रहती है, तो हम वहाँ पर विंड टर्बाइन लगा देते हैं। पवन चलती है तो ये विंड टर्बाइन ऐसे घूमती हैं और इनके घूमने से हम अपने जनरेटर को घुमाते हैं, डायनेमो को घुमाते हैं, जिससे विद्युत ऊर्जा बन जाती है हमारी पवन ऊर्जा का प्रयोग करके। तो ये भी एक तरह से पवन ऊर्जा हुई। इसके अलावा हम ऐसे भी कर सकते हैं, जब ये घूमते हैं तो एक चेन ले जाकर सीधा अपने किसी उपकरण में लगा सकते हैं, जैसे आटा चक्की में या किसी दूसरी चीज़ में, तो डायरेक्ट वह भी हमारा कार्य करेगी। नाच फटकने में, आटा चक्की में, नौकाओं को चलाने में आदि में भी हम पवन ऊर्जा का ही प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारी बायोगैस। देखो हमारे पास जो अपशिष्ट पदार्थ है जानवरों का, पेड़ पौधों का, उससे हम अगर गलाते सड़ाते हैं, वैसे तो वो बेकार है अपशिष्ट पदार्थ जानवरों का या पेड़ पौधों का, जो अपशिष्ट पदार्थ पड़े हुए हैं, पत्ते वगैरह गले सड़े पड़े हैं, लेकिन अगर हम उसे गलाते सड़ाते हैं तो उससे हमारी गैस बनती है, जिसे हम बायोगैस बोलते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक बड़ा गड्ढा बना लेते हैं, उस गड्ढे में जो हमारे अपशिष्ट पदार्थ हैं साफ साफ में डालते हैं, यहाँ से डालेंगे, ये पदार्थ यहाँ चले जाएंगे। जब यहाँ चले जाते हैं, इकट्ठे रहते हैं, यहाँ पर गलते सड़ते हैं, तो गैस बनती है बायोगैस। इस गैस का यूज हम खाना बनाने वगैरह में कर सकते हैं। और इधर से जब हम पदार्थ डालते रहते हैं तो जो इसका अपशिष्ट होता है वो इधर इकट्ठा होता रहता है, प्रेशर की वजह से वो अपशिष्ट यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, जिसे हम अपने खेतों में खाद के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारी बायोगैस कार्य करती है। नेक्स्ट हमारा भूतापीय ऊर्जा। देखो कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ पर भूमि गर्म होती है, कहीं कहीं पर गर्म पानी के स्रोत भी आप देखते होंगे, या जहाँ पर ज्वालामुखी ज़्यादा होते हैं वहाँ के आसपास की भूमि गर्म रहती है। अगर हम भूमि को खोदें तो नीचे से बहुत गर्म निकलती है। तो उस ऊर्जा का उपयोग कर भी हम आजकल बिजली बनाने लगे हैं, जिसे हम जियोथर्मल एनर्जी बोलते हैं, भूतापीय ऊर्जा। तो भूमि के गर्म होने की वजह से या भूमि का जो तापमान है उसके द्वारा जब हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं या बिजली बनाकर उसका उपयोग विभिन्न उपकरणों को चलाने के लिए करते हैं, तो वह जो ऊर्जा होती है भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। नेक्स्ट है हमारा ज्वारीय ऊर्जा, टाइडल एनर्जी। देखो ज्वार भाटा क्या होता है, पानी का स्तर ऊपर उठता है नीचे जाता है, ये पानी का समुद्र का जो लहरें होती हैं ऊपर नीचे होती रहती हैं। तो अगर हम कुछ ऐसा उपकरण लगा दें जो समुद्र की लहरों के साथ ऊपर नीचे हो, तो इनके ऊपर नीचे होने से हमारा बिजली बन सकती है। इस तरह से हम आजकल बिजली बनाने लगे हैं। ऐसे क्षेत्र जहाँ पर ज्वार भाटा आता है, समुद्री इलाके हैं, वहाँ पर हम इस प्रकार की बिजली का उपयोग करने लगे हैं, ज्वारीय ऊर्जा का, टाइडल एनर्जी का। तो ये आज की हमारी क्लास थी। ऊर्जा के जो स्रोत होते हैं कौन कौन से होते हैं, ऊर्जा संसाधन क्या होता है। आई होप इसे अब आप समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो आप इसे अपने बीएड ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बीएड के सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।